काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि आपको ग्रामर से शुरुआत करनी है, पर इस बार ना हम लोग ग्रामर सीखेंगे नहीं, हम ग्रामर को एक्सपीरियंस करेंगे न्यूरोसाइंस की हेल्प से कि आप सिर्फ रूल्स में ही यू डोंट गेट टैंगल्ड अप, you learn the essence of that particular grammar structure and you could actually use it in your day to day conversations. मैं आपको पढ़ाना चाहूँगी is am are जो है stative verbs, और ये लेक्चर मैंने लिया है इंग्लिश वॉरियर 90 डे स्पोकन इंग्लिश कोर्स बुक से, और आज हम इसका डे 1 कवर करेंगे. You must be thinking, Ismar, are you really serious? This is like way too basic. I know this topic inside out. I want to learn how to speak in English and not Ismar. Okay, now I want you to look at the seed. Isn't it very hard, tiny, and unimpressive? But you know the reality. If this seed is planted right, it has the potential to turn into a giant tree. एक इतना बड़ा ऐसा massive tree जो अपनी entire life में ना it's gonna produce somewhere around 60,000 to 70,000 mangoes in its entire lifetime. तो ग्रामर भी ना वो सीड ही है. बस प्रॉब्लम ये है कि स्कूल में जिस तरह ग्रामर पढ़ाई गई है वो थोड़ी सी इनअप्रोप्रिएट थी, पर आज उसको फिक्स करेंगे एंड आई प्रॉमिस बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू आर गोना फील एटलीस्ट 20% शिफ्ट इन योर स्पीकिंग कॉन्फिडेंस. यू विल बी लाइक, मैंने सिर्फ इज़ेमार की हेल्प से क्वेश्चंस पूछने सीख लिए, आंसर्स देने सीख लिए, इसकी हेल्प से मैं इतनी सारी एडजेक्टिव्स को इतना पावरफुली यूज़ कर पा रहा हूँ और ये टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग है. तो वीडियो को डिवाइड करेंगे हम 3 पार्ट्स में. पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे और उसको एक्सपीरियंस करेंगे. नंबर 2, हम लोग इससे बनने वाले सेंटेंसेस को स्ट्रक्चर करेंगे और उसके साथ कुछ नए वोकैबुलरी वर्ड सीखेंगे. और लेवल 3 में हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस, क्योंकि जो भी ग्रामर इस पूरे कोर्स पे हम सीखेंगे उसको हम एक्सपीरियंस करेंगे, और एक्सपीरियंस करने के लिए आप जो भी सीख रहे हैं बस उतना ही हमें बोलना शुरू करना है. ऑन दैट नोट, मेरा नाम है विद्युषी. वीडियो आपको प्रेजेंट करी है मेरे ड्रीम प्रोजेक्ट फ्लुएंट फॉक्स एआई एप्लीकेशन ने. ये बहुत जल्दी अवेलेबल होगी एप्पल स्टोर और गूगल प्ले पर डाउनलोड करने के लिए. पर अभी शुरुआत करते हैं इज़ेमार से. देखिए, अगर हम इज़ेमार की बात करें तो इसका पहला यूज़ होता है कि आप इसको लोकेशन बताने के लिए यूज़ करेंगे. जैसे मैंने आपसे पूछा कि मतलब लेट्स सपोज हम एक ही घर में रहते हैं, ठीक है. मैंने कहा मेरी चाबियाँ कहाँ हैं? आपने कहा किचन में है, जिम में है, गाड़ी में है, पापा ऑफिस हैं. पापा भी हमेशा ऑफिस ही की होंगे. पापा अपने रूम में हैं, ठीक है. पापा अपने फ्रेंड के घर पर हैं. किसी की भी लोकेशन बताने के लिए आप इज एम आर का यूज करेंगे. सेकंड यूज आता है कंडीशन बताने के लिए. मम्मी कैसी हैं? मम्मी थोड़ा सा परेशान है, उनकी कंडीशन बताई है. पापा कैसे हैं? थोड़े चिड़चिड़े हो गए हैं पैसे पे करके. पे करके नहीं, पे करते करते. या फिर आपने कहा कि अब ये डॉग है, देख रहे हो इसको, ये कितना मस्ती में लेटा हुआ है, आराम से चिल मार रहा है, तो ये डॉग रिलैक्स्ड है. मैडम बिल्कुल शांत हैं, आराम से चिल करके शांत बैठी हैं. ब्रो कैसा लग रहा है? ब्रो लग रहा है एकदम कॉन्फिडेंट. तो भाई जो हैं वो हमारे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं. ये सारी चीज़ें कंडीशन बता रही हैं. मैंने कहा अरे ये तो कपड़ा फट गया. कपड़े की कंडीशन क्या है? कि वो फट चुका है. यहाँ पर देखिए बुक्स कैसी हैं, इसमें शेल्फ में बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं. अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट डाउट आपका क्लियर करते हैं कि हमें कई बार लगता है कि ये स्ट्रेस क्यों नहीं आया, स्ट्रेस्ड क्यों आया है. ये तो थर्ड फॉर्म है, पर ये इज़ेमार के साथ कैसे आ रही है? देखिए, सिर्फ थर्ड फॉर्म ही नहीं पर एडजेक्टिव का भी एक स्पेशल रोल है भाषा में, जहाँ पर आप जब भी किसी की विशेषता बताएंगे तो वहाँ पर एडजेक्टिव यूज करना पड़ेगा. जैसे डॉग की विशेषता क्या है? वो रिलैक्स्ड है. पापा कैसे हैं इस टाइम? पापा ग्रम्पी हैं. ग्रम्पी मतलब खूसट हो गया, खूसट हो गए हैं, थोड़े चिड़चिड़े हो गए हैं. तो किसी की भी कोई भी कंडीशन बताने के लिए भी आप इज एम आर यूज करेंगे, और जो वर्ड आप यूज करेंगे वो 90% एडजेक्टिव ही होगा, क्योंकि आप किसी की कंडीशन बता रहे हैं. जैसे ये जो कमरा है ये बहुत ही नीट एंड क्लीन है, टाइडी है. द रूम इज टाइडी. और इसका थर्ड यूज होता है आइडेंटिटी बताने के लिए. अब आइडेंटिटी कैसे बताओगे? मैं टीचर हूँ,
अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप शायद लर्नर हैं या शायद टीचर भी हो सकते हैं। ये मेरी मम्मी है, ये मेरा भाई है, ये मेरा कज़न है, वो मेरे पड़ोसी हैं, वो मेरा कंपेटिटर है जिससे मेरा हमेशा कंपटीशन रहता है। आइडेंटिटी लेबल क्या है, ये बॉस है, ये कंपनी के ओनर हैं, ये मेरा मैनेजर है। इन सब चीज़ों के लिए भी आप इज एम आर यूज़ करेंगे। सेकेंड स्लाइड पर ये आपको ऑलरेडी पता है कि कौन सा ताले की चाबी कौन सी है। देखो ताले 3 हैं। इज एम आर, इस ताले को खोलने के लिए आपको ही शी इट दिस दैट का यूज करना पड़ेगा। मतलब कहीं पर भी अगर कोई एक या तो इंसान है, जैसे एक मम्मी या फिर एक बुक या फिर एक डॉग, सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ आप हमेशा इज यूज करेंगे। अगर एक से ज्यादा हैं, जैसे यू वी दे दीज दोज, बहुत सारे बिस्किट्स, बहुत सारे प्लांटर्स, इन सब के साथ आप आर यूज करेंगे। और आई के साथ तो एम यूज होगा ही, क्योंकि आई एम विद यू शी तो आई के साथ एम यूज होगा, ये हमने बचपन में ही सीख लिया था। अब देखो, आप कोई भी ग्रामर का अगर स्ट्रक्चर सीखते हैं तो उसकी हेल्प से आप 4 से 5 तरह के सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं। पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस, जहां पर आप सिर्फ बताते हो कि कोई चीज़ कैसी है, कहाँ है, या फिर उसकी पहचान क्या है, मतलब वो कौन है। तो इसको बनाने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए सब्जेक्ट। कौन कौन से सब्जेक्ट हो सकते हैं? कुत्ता, बिल्ली, मम्मी, पापा, भाई, बहन, बॉस, बुक, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, वो सब्जेक्ट है। उसके बाद आप इज एम आर, इनमें से कोई एक वर्ड यूज करेंगे। अगर ताला है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट का तो इज, ताला है प्लूरल सब्जेक्ट्स का तो आर, और आई के साथ एम। उसके बाद जो भी उसकी आइडेंटिटी कंडीशन या लोकेशन है उसकी बात करेंगे। अब यहाँ पर क्योंकि हमें सिर्फ ग्रामर नहीं सीखनी, हमें ग्रामर को एक्सपीरियंस करना है, तो आप ये बोलने के लिए खुद को कंफर्टेबल करें कि कभी ना कहें शी इज माई फ्रेंड। शी इज मिलकर बन गया शी इज, ही इज, वी आर, दे आर, यू आर, यू आर, यू आर। आप जब बुक भी रीड करते हैं तब भी अगर आपको सब्जेक्ट के बाद इज एम आर दिखे तो उन दोनों को ब्लेंड करके बोलें, यू आर माई फ्रेंड, या फिर यू आर माई बिगेस्ट स्ट्रेंथ। देखो, यू आर फूलिश, तुम बेवकूफ हो। यू आर फूलिश आसान लग रहा है ना, यू आर फूलिश। यू आर मैड सबसे आसान, कि तुम पागल हो, यू आर मैड। ठीक है, ये आपने बचपन में सुना होगा कभी ना कभी। हमने बस क्या किया कि हमने यू आर के आगे जो एडजेक्टिव है ना, जो विशेषता बता रहा है कि दूसरे इंसान की पहचान क्या है, उसको बदल कर कह दिया कि यू आर माई बिगेस्ट स्ट्रेंथ, कि तुम मेरी बहुत बड़ी ताकत हो, यू आर माई बिगेस्ट स्ट्रेंथ। अब अपनी मॉम को कह सकते हो, अपने डैड को कह सकते हो, मॉम यू आर माई बिगेस्ट स्ट्रेंथ, डैड यू आर माई बिगेस्ट स्ट्रेंथ, या अपने बेस्ट फ्रेंड को कह सकते हो, यू आर माई बिगेस्ट स्ट्रेंथ। अब अगर हम इसको देखें तो ये एक एडवांस्ड इंग्लिश का सेंटेंस सुनने में आएगा, पर ये है बहुत ही बेसिक, क्योंकि यू आर मैड से ही बना है। बस यू आर के आगे आपने थोड़ा हैवी एडजेक्टिव डाला है, यू आर माई स्ट्रेंथ। कहाँ हो? वी आर ऑन अ वे, बस आ रहे हैं, रास्ते में हैं। लोकेशन बताइए ना, तो वी आर ऑन आवर वे, अपने रास्ते में हैं। शी इज सो वरिड अबाउट यू, वरिड मतलब कंडीशन बताई है कि पता है तुम्हें, वो ना बहुत ज़्यादा परेशान है तुम्हारे लिए। कंडीशन क्या है उनकी? कि वो बहुत परेशान है, वो शायद तुम्हारी बहन है। तो सेंटेंस क्या होगा? शी इज सो वरिड अबाउट यू। अब आप कहोगे शी इज सो वरी क्यों नहीं आया? जब भी देखो, एडजेक्टिव्स की शक्ल याद करो। एडजेक्टिव्स अक्सर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जैसी दिखेंगी, कि वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हैं। पर अगर मैं आपके साथ एक एडजेक्टिव्स की लिंक की लिस्ट शेयर कर दूंगी टेलीग्राम ग्रुप में, पर आप एडजेक्टिव्स को थोड़ा जानना शुरू करो, क्योंकि वो बताते हैं कि किसी कंडीशन क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, कि इस टाइम वो किस स्टेट में है। तो शी इज सो वरिड, नॉट वरी। आई एम इंटरेस्टेड, मैं इंटरेस्टेड हूँ, ना कि आई एम इंटरेस्टिंग, कि मैं बहुत इंटरेस्टिंग आदमी हूँ। नो नो नो, यू विल से आई एम इंटरेस्टेड इनटू इट, आई एम वरिड, आई एम स्ट्रेस्ड आउट, आई एम टायर्ड। दे आर माई कजन्स, वो मेरे भाई बहन हैं। तो ये सिंपल इक्वेशन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम करेंगे प्रैक्टिस कुछ बहुत प्यारे सेंटेंसेस की, जो कि ग्रामर से थोड़ा दूर है पर रियल लाइफ कॉन्वर्सेशंस के बहुत करीब है। आई एम एट अ लॉस फॉर वर्ड्स। उसने अपना स्टेट बताया, अपनी कंडीशन बताई। उसकी कंडीशन क्या है? कि मेरे पास शब्द नहीं है कुछ भी कहने के लिए। कई बार ऐसा होगा कि आप बहुत ओवरवेल्म्ड होंगे। ओवरवेल्म मतलब इमोशंस में बहुत बह रहे होंगे, और आपको कहना होगा कि यार पता नहीं मैं क्या कहूँ, मेरे पास शब्द ही नहीं है। लेट्स सपोज किसी ने आपका
एजुकेशन का पूरा फ़ी पे कर दिया, या फिर किसी ने आपकी बहुत तारीफ़ कर दी, या किसी ने बहुत बुरा कांड कर दिया और वो कह रहा है मेरी क्या गलती है। अब इन तीनों सिचुएशंस में आपके पास एग्ज़ैक्ट वर्ड्स नहीं हैं अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए। एट दैट टाइम व्हाट यू आर गोना से, आई एम एट अ लॉस फॉर वर्ड्स। आई एम आई एम आई एम एट अ, अब देखो एट अ को भी एट अ, आई एम एट अ, I'm at a loss for words. I'm at a loss for words. अब आप टेलीग्राम ग्रुप ओपन कीजिए, आपने ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ है और आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं। जाइए इस सेंटेंस की ऑडियो अपनी वॉइस में वहाँ पर सेंड कीजिए, क्योंकि मैं तुम लोगों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती हूँ कि तुम वीडियो देखने के बाद प्रैक्टिस करते होंगे। तो मुझे आपकी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स बिल्कुल अभी चाहिए। टेलीग्राम ग्रुप ओपन करो, और अगर आपने अभी तक नहीं भी ग्रुप को ज्वाइन किया है तो पिन कमेंट में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। उसमें से कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस मैं देखना चाहती हूँ कि तुम लोग प्रैक्टिस कर रहे हो मेरे साथ। तो इसको ऐसे बोलो, आई एम एट अ लॉस फॉर वर्ड्स। आई एम एट अ लॉस फॉर वर्ड्स मतलब किसी ने कुछ बहुत बड़ा ड्रामा किया और वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा और आपको समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कहोगे। आई एम एट अ लॉस फॉर वर्ड्स, आई एम एट अ लॉस फॉर वर्ड्स। या फिर किसी ने बहुत तारीफ करी है, आई एम एट अ लॉस फॉर वर्ड्स, आई डोंट नो व्हाट टू से, आई एम एट अ लॉस फॉर वर्ड्स। अगर इंग्लिश सीखनी है तो जो भी सेंटेंस आप सीख रहे हो उसको 2 से 3 इमोशंस के साथ बार-बार बोलने की प्रैक्टिस करो। आपको ग्रुप में ये लगेगा कि मैं ऐसे कैसे बोल सकता हूँ, लोग मेरे पर हँसेंगे। 2 दिन में तुम्हारी ऑडियो बहुत ऊपर चली जाएगी, कोई नहीं जानेगा तुमने क्या भेजा था। तो तुम अपनी वॉइस के साथ एक्सपेरिमेंट करते रहो, क्योंकि आई लिसन टू योर ऑडियोज़ and that's why I'm able to design this lesson plan for you, meeting exactly your learning needs. अब देखो, कई बार ऐसा होता है हमारे पास ना नौकरी नहीं होती और दूसरा कहता है ओ आप क्या करते हो, तब हम अपनी कंडीशन बताते हैं कि मैं जॉब्स देख रहा हूँ कि किस नौकरी में जाऊँ किस में ना जाऊँ। उस भाव को इंग्लिश में कहने के लिए आप कहेंगे आई एम करंटली इन बिटवीन जॉब्स, आई एम करंटली इन बिटवीन जॉब्स। आई एम इन किचन, मैं अभी किचन में हूँ, आई एम इन किचन, पर मैं नौकरी ढूंढने के प्रोसेस में हूँ। लोकेशन आपकी है कि आप नौकरियां ढूंढ रहे हो, आपकी ये कंडीशन है इस टाइम, तो आप कहोगे आई एम करंटली इन बिटवीन जॉब्स, आई एम करंटली इन बिटवीन जॉब्स, या आई एम करंटली इन बिटवीन जॉब्स मतलब एक नौकरी छोड़ दी है अब दूसरी ढूंढ रहा हूँ। आई एम एट अ क्रॉस रोड्स, आई एम बिजी, मैं बिजी हूँ। ये सुनने में आसान लग रहा है, बस थोड़े से एक्सप्रेशंस को एडवांस किया है तो ये मैं सोचना कि इंग्लिश बहुत एडवांस हो गई है बेसिक ही, पर इसी तरह सीखना है। आई एम एट अ क्रॉस रोड्स, देखो ऐसा हुआ होगा ना कि कभी आपको लाइफ में एक ऐसा डिसीजन लेना पड़ा होगा जो आपके लिए लेना बहुत मुश्किल था कि मैं जॉब ज्वाइन करूँ या मैं बिजनेस ज्वाइन कर लूँ, मैं ये करूं या फिर मैं ये करूं। क्रॉस रोड बोलते हैं उसको। क्रॉस रोड मतलब कि 2 राहें निकल रही हैं, ये राह बहुत अलग जाएगी और ये राह बहुत अलग जाएगी, और ये सबसे बुरा फ्रेज होता है एक इंसान की लाइफ का जब उसको डिसाइड करना होता है कि 2 मुश्किल रास्तों में से वो कौन सा रास्ता चूज करे। उसको आप इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्रॉस रोड्स में होना। एट क्यों आया है, क्योंकि एग्जैक्ट लोकेशन बताई है कि वो 2 रास्तों के बीच में है। आई एम एट अ क्रॉस रोड्स, आई एम एट अ क्रॉस रोड्स। You are not getting it. I'm at a crossroads right now and I need to take the right decision for myself. इतना ना बोल पाओ कोई बात नहीं, पर अभी बस इस सेंटेंस की ऑडियो रिकॉर्ड करो और टेलीग्राम ग्रुप में भेज दो, क्योंकि ये हमारा बस 4th डे है इस कोर्स का। 90 तक आप मेरे से बेहतर इंग्लिश बोल रहे होंगे। दैट्स अ ह्यूज रिलीफ टू हियर। मैंने कहा अरे वो क्लाइंट को प्रेजेंटेशन आज नहीं देनी, या मैंने कहा पता है वो जो लॉस था ना वो रिकवर हो गया। तो अब आप क्या कहोगे, अरे यार सुनकर बहुत अच्छा लगा, मतलब ये जानकर ना बड़ा रिलीफ फील हो रहा है। आप अपनी कंडीशन ही बता रहे हैं ना, बस इज़-एम-आर ही यूज करेंगे। दैट इज अ, वो है क्या, ह्यूज रिलीफ टू हियर। अब आप कहोगे ये तो बड़ी मुश्किल इंग्लिश सिखा रहे हो, आप ये कैसे बोलूं। ह्यूज रिलीफ, बहुत बड़ा रिलीफ टू हियर, सुनते ही जिस चीज को रिलीफ मिल गया हो, अ ह्यूज रिलीफ टू हियर। दैट्स अ ह्यूज रिलीफ टू हियर। Oh, really? That's a huge relief to hear. You don't have to pay that extra 10,000 rupees for this XYZ thing. Wow, that's a huge relief to hear. पता है that problem is resolved already. Huge relief to hear. आज सर आ ही नहीं रहे ऑफिस, हम लोग चल मारेंगे, और आपका काम था पेंडिंग, तो आप कह रहे हो that's a huge relief to hear. That's a huge relief to hear. जो सेंटेंस मुश्किल लग रहा है ना उसी के पीछे पड़ जाओ, उसको 5, 6, 10, 15, 20 बार तक बोलते रहो जब तक वो आपको बहुत आसान ना लगे बोलना।
उसके बाद आओ, दैट इज विशफुल थिंकिंग, दैट इज विशफुल थिंकिंग। मैडम कह रही है कि मैं 25 करोड़ का घर खरीदूंगी विद इन अ ईयर, 1 साल के अंदर अंदर। तो उनकी फ्रेंड कह रही है कि अरे यार ऐसा थोड़ी होता है, मतलब ये तो ख्याली पुलाव टाइप लग रहा है, ऐसा थोड़ी होता है, इतना जल्दी थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होता, मतलब ग्राउंडेड रहो, थोड़ा जमीन से जुड़े रहो। सो शी इज सेइंग टू हर, दैट्स विशफुल थिंकिंग। आई एम सॉरी टू से बट दैट इज विशफुल थिंकिंग। ये विशफुल थिंकिंग है। अगर आप इज़एमआर और वर्ड्स दोनों याद करते हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप दोनों को साथ में यूज़ करो। अगर आपकी ग्रामर अभी धीरे धीरे इंप्रूव होगी ना इस कोर्स में, तो आप ये भी कह सकते हो विशफुल थिंकिंग। विशफुल थिंकिंग मतलब आप दूसरे को कह रहे हो कि ऐसे नहीं होता यार, लाइफ ऐसे नहीं चलती। प्रैक्टिकल और रियल लाइफ में डिफरेंस है, ये जो तुम सोच रहे हो ये बस ख्याली बात है। विशफुल थिंकिंग। लास्ट सेंटेंस, दीज आर जस्ट माइनर हिकअप्स इन द प्लान। थोड़ा सा सेंटेंस लॉन्ग हुआ है पर ब्रेक डाउन करते हैं। दीज मतलब एक से ज्यादा, जैसे दीज आर माई कैट्स, ये सारी मेरी कैट्स हैं। दीज आर माई बुक्स, ये सारी मेरी बुक्स हैं। जो चीज़ें मेरे पास हैं उनको मैं कहूँगी दीज आर, और वो एक से ज़्यादा हूँ। और अगर कोई चीज़ मेरे से थोड़ा दूर है तो मैं कहूँगी ओ दोज आर माई नेबर्स, वो मेरे पड़ोसी हैं। दोज आर माई कार्स, मैंने मान लो खरीद ली 25-30 गाड़ियाँ और मैं कह रही हूँ हाँ वो सारी गाड़ियाँ ना मेरी हैं। दोज आर माई कार्स। तो कोई भी बहुत सारी चीज़ें अगर पास हैं तो दीज, बहुत सारी चीज़ें अगर दूर हैं और उनके बारे में बात कर रहे हैं तो दोज, अगर एक चीज़ है तो दिस इज माई कैट। दूर बैठी है कैट जाकर मुंह बनाकर, तो मैं कहूँगी दैट इज माई कैट। अब यहाँ पर क्योंकि दीज एक से ज्यादा चीज की बात हुई है तो आप कहोगे दीज आर जस्ट माइनर हिकअप्स। हिकअप्स होते हैं, हिकअप होती है हिचकी, और प्रोफेशनल इंग्लिश में हिकअप्स का मतलब होता है कि कोई चीज़ ना, मतलब उसमें अड़चनें आ रही हैं, उसमें बहुत सारे ब्लॉकर्स आ रहे हैं जो रास्ते को रोक रहे हैं। हिकअप्स, हिचकी की फिर से प्रॉब्लम आ गई, फिर से प्रॉब्लम आ गई। तो आपने कहा ये ना बस थोड़े से छोटे छोटे से हिकअप्स हैं, थोड़ी थोड़ी सी कठिनाइयाँ हैं इन द प्लान, बट वी कैन सॉर्ट देम आउट टुगेदर, बट वी कैन वर्क ऑन देम। तो ये देखो बहुत अच्छा एक्सप्रेशन है, दीज आर जस्ट माइनर हिकअप्स। अब मैं चाहती हूँ कि आप इन 4 से 5 सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करें। कि आपने कहा ये मेरी मम्मी है, ये ना कहें शी इज़ माई मॉम, कहें दिस इज़ माई मॉम, क्योंकि आप इशारा करके बता रहे हैं कि ये है मेरी मम्मी, ये बहुत खूबसूरत है, ये दुनिया की बेस्ट शेफ है, बेस्ट कुक है, शी इज़ द बेस्ट कुक इन द एंटायर वर्ल्ड। थोड़ा सा हिंट, ठीक है। उसके बाद आपने कहा कि ये मेरे पापा हैं, ये थोड़े कंजूस हैं पर बहुत मेहनती हैं। ये मेरा छोटा भाई है, ये बहुत खर्चीला है। और जो मेरी फ्रेंड है वो मेरे बहुत करीब है। आपने सिर्फ सबकी आइडेंटिटी या उनकी सिचुएशन को ही बताया है। आप इसको इंग्लिश में एक साथ ही बोलें, कमेंट सेक्शन में लिखें, या फिर मेरे को आपकी चाहिए ऑडियो टेलीग्राम ग्रुप में। पर यस, यू गॉटा डू इट राइट। अब आते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस पर। वो क्लिप देखी होगी ना आपने, नहीं नहीं नहीं, बस वही है कि आप किसी भी चीज़ को कह रहे हो कि वो नहीं है। जैसे चाबियाँ अपने अपनी जगह पर नहीं हैं, या फिर वो इस टाइम फ्री नहीं है। किसी का स्टेट बता रहे हो कि उसका क्या कंडीशन है अभी, कि वो इतना बुरा नहीं है। इन सेंटेंसेस के लिए आपको नेगेटिव सेंटेंसेस चाहिए और रूल सिंपल है, जिसके बारे में बात कर रहे हो पहले उसको लगा दो। जैसे अगर मैं बात कर रही हूँ कि मेरी फ्रेंड, सो माई फ्रेंड सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद इज एम आर में से एक चीज आएगी, फ्रेंड सिंगुलर है तो इज नॉट आएगा। पर जो आपको सीखना है वो ये है कि इज नॉट को आप बोलेंगे इजंट। isn't, she isn't, she isn't right here, she isn't wrong altogether। altogether मतलब पूरी तरह से, कि वो पूरी तरह से गलत नहीं है, she isn't wrong altogether। पर जो सीखना है वो है, ये है कि आप अपनी जुबान को ऐसे बोलने के लिए ट्रेन कर पाओ। she isn't, she isn't, he isn't, it isn't, they aren't। are not को आप बोलेंगे are, aren't, they aren't, we aren't, you aren't on time। जब आप इंग्लिश मूवीज़ देखते हो और इंग्लिश समझ नहीं आती ना, उसका ये रीज़न है कि हम जो स्कूल में पढ़ते हैं वो हमें सिखाया जाता है यू आर नॉट ऑन टाइम, पर बोलते कैसे हो, यू आरंट ऑन टाइम, यू आरंट ऑन टाइम, शी इज़न्ट ऑन टाइम, शी इज़न्ट हियर, शी इज़न्ट हियर, शी इज़न्ट रेडी येट, कि वो अभी तक तैयार ही नहीं हुई है, शी इज़न्ट रेडी येट। ठीक है, तो सबसे पहले इज़न्ट, आरंट और एम नॉट को आप एम नॉट ही बोलेंगे। पर अगर आप
हॉलीवुड या हॉलीवुड मूवीज देखते हैं, तो वहां पर आपको ये देखना पड़ेगा कि वो इज नॉट को एंट बोल सकते हैं, एम नॉट, आर नॉट, हैज नॉट, हैव नॉट, इन सब वर्ड्स के लिए वो एंट वर्ड यूज कर सकते हैं। तो ये एक कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है। अभी आपको इसको सीखने की जरूरत नहीं है, बस इसको याद कर लो कि एंट का मतलब इज नॉट, आर नॉट, एम नॉट, हैज नॉट और हैव नॉट हो सकता है। अब हम आते हैं सैम्पल सेंटेंसेस पर, जो कि यहाँ से शुरू है। वो तुम्हारे बारे में कोई चिंता नहीं करती, शी इजंट वरिड अबाउट यू एट ऑल। अब आप ये बात जब किसी को बताएंगे तो आपकी टोन थोड़ी सी सीरियस होगी, पता है। शी इज नॉट वरिड अबाउट यू एट ऑल, शी इजंट वरिड अबाउट यू एट ऑल। 5, 6, 7, 10, 20, 25, 30 जितनी बार तक बोलना है तब तक बोलो, पर मुझे आपकी वॉइस ऐसे ही चाहिए, शी इजंट वरिड अबाउट यू एट ऑल। क्योंकि अगर ये सही तरीके से बोलोगे तो बहुत एडवांस्ड इंग्लिश भी बोल पाओगे, और अगर यही नहीं बोलोगे तो शुरुआत ही नहीं होगी इंग्लिश बोलने की। वी आर एंड कमिंग टू द पार्टी, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है क्योंकि इसमें एक्शन आ गया आने का, तो इसका मतलब इसको हम आज नहीं सीखेंगे, हम इसको नेक्स्ट वीडियोज में सीखेंगे। मैं अभी तक तैयार नहीं हूँ, आई एम नॉट रेडी येट। या कैन आई कम टू पिक यू अप? नो, आई एम नॉट रेडी येट, आई नीड 10 more minutes। पर मैं अभी तैयार नहीं हूँ, आई एम नॉट रेडी येट। वो तैयार है क्या? नो, शी इजंट रेडी येट, शी इजंट रेडी येट, शी इजंट रेडी येट। मक्खन की तरह मुंह में घुलनी चाहिए भाषा, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश, तभी आप कैरिस्मेटिक साउंड करेंगे, इफेक्टिव साउंड करेंगे। He isn't feeling well today, वो आज अच्छा फील नहीं कर रहा है। He isn't feeling well, he isn't feeling, feel की बात है कि he isn't feeling well. You ain't going anywhere, डिकोड करो, you are not going anywhere। ये सेंटेंस तो बहुत अच्छा है, पर स्टेटिव वर्ब का नहीं है क्योंकि इसमें एक्शन है और वो एक्शन है जाने का, तो इसको अभी भूल जाओ। पर ain't मतलब है are not। We ain't interested in that, we ain't interested in that, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, कि मतलब हम लोग इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, वी एंट इंटरेस्टेड इन दैट। या फिर आपने कहा इट एंट अ बिग डील, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, इट इजंट अ बिग डील। इंडिया में हम ऐसे ही बोलते हैं, एंट नहीं यूज़ होता, बस आपको पता होना चाहिए। तो आप कहोगे यार इट इजंट अ बिग डील, तुम्हें पता है पड़ोसी ने ना यार लैम्बोर्गिनी खरीद ली है। अब आप जल तो बहुत रहे हो, पर आप कह रहे हो या इट्स ओके, लाइक it isn't a big deal, say it after me, it's all right, like it isn't a big deal, it isn't a big deal। ain't ना प्रैक्टिस करो, बट isn't को नेचुरल तरीके से बोलो, ये जरूरी है। it's okay, no, it isn't a big deal, it isn't a big deal। she isn't like that anymore, मैंने कहा यार पहले तो वो बहुत अच्छी थी, सबकी हेल्प करती थी और बहुत प्यारी थी। हमने कहा वो ऐसी नहीं है यार, अब वो बदल गई है। तो she is not like that anymore, she ain't like that anymore, ain't को छोड़ दो। no, she isn't like that anymore, she's changed, एडजेक्टिव आ गई कि वो बदल चुकी है अफर्मेटिव में, she's changed, she ain't like that anymore, she's changed। जो भी वर्ड्स आपको थोड़े भी मुश्किल लग रहे हैं प्लीज उनका नोट बनाते रहें। जैसे यहाँ पर एक वर्ड है नोविस, नोविस का मतलब होता है नौसिखिया, मतलब एक बिगनर, पर हमने नेगेटिव फॉर्म में यूज किया है, तो ही के बाद आया है ही इज नॉट अ नोविस एट दिस। एट दिस मतलब किसी टास्क या किसी काम की बात हो रही है। जैसे मैंने कहा वो बना लेगा खाना, तो आपने कहा डोंट वरी, इज नॉट अ नोविस एट दिस, ही नोज हिज स्टफ, ही नोज हाउ टू कुक। तो ही इज नॉट अ नोविस एट दिस, आई एम नॉट अ नोविस एट दिस, यू कैन ट्रस्ट मी। उसके बाद ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये मुश्किल चीज़ है। तो दिस इज नॉट चाइल्ड्स प्ले, दिस इज नॉट चाइल्ड्स प्ले, you're not getting it, this is not a child's play, it requires certain expertise। अब यहाँ पे requires आ रहा है, ये simple present tense में आने वाले lessons में पढ़ेंगे, but this is not child's play, this is not a small feat। small feat का मतलब होता है कि कोई छोटी बात नहीं है। जैसे किसी ने कुछ बहुत बड़ा अचीव किया है तो आप उन्हें कहेंगे या you have got 10,000 views, it's not a small feat, ये कोई छोटी चीज़ नहीं है, छोटी बात नहीं है, it's not a small feat। आई एम नॉट कट आउट फॉर दिस, ये काम के लिए मैं बनी नहीं हूँ। मैंने आपको बोला कि यार तुम ना यूट्यूब चैनल शुरू करो, तो आप कह रहे नो, आई एम नॉट कट आउट फॉर वीडियो रिकॉर्डिंग एंड सोशल मीडिया स्टफ, सो आई एम नॉट कट आउट फॉर दिस। पर अगर मैं आपको कहूँगी कि नहीं आप बना सकते हो, आप इसी के लिए बने हो, तो यू आर कट आउट फॉर दिस। ग्रामर के साथ साथ हमेशा एक्सप्रेशंस को सीखो ताकि दोनों चीज़ें आपके ब्रेन में एक नेटवर्क बनाकर सेव हो। आई एम नॉट कट आउट फॉर दिस, ओ शी इज़ कट आउट फॉर टीचिंग। ठीक है,
दिस इज नॉट सेटिंग राइट विद मी, बहुत अच्छा एक रेडीमेड सेंटेंस है, ऐसे ही पिक कर लो। जब भी कोई चीज़ आपको ऐसे लगता है ना कि यार मज़ा नहीं आ रहा या मन नहीं मान रहा है, मतलब ठीक नहीं लग रहा है, तो उसके लिए आप कहेंगे दिस इज नॉट सिटिंग राइट विद मी। तो मैंने आपसे पूछा हाउ डू यू लाइक दिस सोफा, मैंने कहा आई डोंट नो, लाइक इट इज़ नॉट सेटिंग राइट विद मी। हाउ डू यू लाइक दैट गाय, आपको वो इंसान कैसा लगता है, आई डोंट नो, यू नो देर इज समथिंग नॉट सिटिंग राइट विद मी, देर इज समथिंग, कुछ तो है जो कि मेरे को सही नहीं बैठ रहा है, देर इज समथिंग नॉट सिटिंग राइट विद मी। लास्ट सेंटेंस पर आ जाओ, ही इज नॉट वर्थ द स्ट्रेस। वर्थ द स्ट्रेस मतलब स्ट्रेस लेने के लायक, मतलब वो इंसान इतना इस लायक नहीं है कि तुम उसके लिए इतनी ज़्यादा टेंशन लो। सो ही इज़ नॉट वर्थ द स्ट्रेस, he is not worth the stress. You should not be worried about him so much, you know, he is not worth it, he is not worth this much stress. अगर आप ओशन इंग्लिश अकेडमी यूट्यूब चैनल को ग्रो करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए उस खास इंसान के साथ जिसके साथ या तो आप इंग्लिश बोलना सीखना शुरू करना चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं कि वो लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रो करे। नेक्स्ट स्लाइड, और यहाँ पर है आई एम नॉट बॉदर्ड बाय दिस, फिर लगेगा थर्ड फॉर्म में, पर ये क्या है, एडजेक्टिव। आई एम नॉट बॉदर्ड बाय दिस, कि मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे इस चीज़ से कोई तकलीफ नहीं है, और आई एम नॉट बॉदर्ड बाय हिज बिहेवियर, इट्स जस्ट द फिनेंसेस, इट्स जस्ट हिज प्रोफेशन, कि मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, उसके बिहेवियर से फ़र्क नहीं पड़ता, आई एम नॉट बॉदर्ड बाय हिज बिहेवियर, बट द प्रॉब्लम इज़ हिज जॉब, पर उसकी जो जॉब है मुझे उससे परेशानी है। दिस इज़ नॉट न्यू टू मी, हाँ ठीक है, ये कोई मेरे लिए नई चीज़ नहीं है, दिस इज़ नॉट न्यू टू मी। देखो हमने कहा था कि हम न्यूरोसाइंस की हेल्प से समझेंगे, तो न्यूरोसाइंस ये कहता है कि आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ लो, पर कॉन्सेप्ट समझना ग्रामर सीखने के इक्विवेलेंट नहीं है। कॉन्सेप्ट समझने के बाद आप उसी कॉन्सेप्ट के अराउंड बहुत सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करो, ताकि ये जो पैटर्न्स है ना, ये आपके ब्रेन में एक न्यूरल पाथवे बना ले और लैंग्वेज एक नेटवर्क की तरह आपके ब्रेन में इंस्टॉल होती रहे। उसके बाद आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दिस, मैं इससे कंफर्टेबल नहीं हूँ, आई एम नॉट सरप्राइज्ड एट ऑल, ही इज़ नॉट इन द राइट हेड स्पेस राइट नाउ। तो मैंने कहा उससे बात मत करो, अभी ना उसका दिमाग ठीक नहीं है। सो आप अपने लिए भी कह सकते हो कि कैन वी टॉक लेटर, आई एम नॉट इन द राइट हेड स्पेस राइट नाउ, कि मतलब मेरा अभी जो माइंड है वो काम नहीं है, सो आई एम नॉट इन द राइट हेड स्पेस राइट नाउ, कैन वी टॉक लेटर, या डोंट टॉक टू हिम, नो जस्ट डोंट टॉक टू हिम नाउ बिकॉज ही इज़ नॉट इन द राइट हेड स्पेस। या फिर कैन वी टॉक अबाउट इट सम अनदर डे, आई एम जस्ट नॉट इन द मूड, आई एम जस्ट नॉट इन द राइट हेड स्पेस। उसके बाद आते हैं हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पर। इंटेरोगेटिव होता है कि आप कोई भी क्वेश्चन ना क्या से शुरू कर रहे हो, जैसे क्या ये आपकी सिस्टर है, क्या वो आपका बॉस है, क्या ये लैपटॉप फ्री है, फ्री मतलब ये नहीं कि फ्री में है, मतलब कोई इसको यूज़ नहीं कर रहा है, या फिर क्या वो खुश है, क्या हो रहा है, आपको येस और नो में आंसर चाहिए और आपका जो सेंटेंस है वो क्या से शुरू हो रहा है। जैसे क्या वो घर पर है, क्या मैं जल्दी आ गई हूँ, क्या सब कुछ ठीक है, क्या आप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, वरिड हैं किसी चीज़ के बारे में। तो इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी, सिंपल, इसमें कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं आएगा, बस इज़ एम आर ही जंप करके पहले आ जाएंगे। जहाँ हम पहले सब्जेक्ट से सेंटेंस शुरू कर रहे थे, बस अब हम इज़ एम आर से करेंगे। तो जैसे अगर मेरे को एक लड़की के बारे में बात करनी है तो मैं कहूँगी इज़ शी, क्योंकि लड़की एक है, राइट, इज़ शी योर सिस्टर, शी इज़ योर सिस्टर, ये आपकी बहन है, पर ये तो उसको पता ही होगा ना, आप क्वेश्चन ही पूछोगे कि क्या ये तुम्हारी बहन है, तो इस जंप करके पहली पोजीशन पर आ जाएगा और सेंटेंस बन जाएगा इज शी योर सिस्टर, इज ही होम, एम आई टू अर्ली, मैं जल्दी आ गया हूँ क्या, एम आई टू अर्ली, इज एवरीथिंग ओके, एवरीथिंग इज ओके, इज एवरीथिंग ओके, इज एवरीथिंग ओके, आर यू वरिड अबाउट समथिंग, व्हाट हैपन, आर यू वरिड अबाउट समथिंग। अब इज एम आर तो आता है, पर ये ही वो तो सेंटेंसेस हैं जो हमें रोज बोलने होते हैं, तो इनके ऊपर मास्टरी ले लो फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए। सो आर यू वरिड अबाउट समथिंग। अब आप बनाएं, क्या वो किसी चीज़ की वजह से परेशान है, अब एक जना है तो आर नहीं आएगा, इज आएगा, ठीक है, कोशिश करते रहिए। अब इंटेरोगेटिव में आप नेगेटिव क्वेश्चंस भी बना सकते हैं, जैसे मैंने कहा मुझे लगा कि ये आपकी सिस्टर हैं, तो मैंने कहा कि आपकी सिस्टर नहीं है। सो अब यहाँ पे देखो सबसे इंटरेस्टिंग क्या है, जब आप इज़ को लाओगे ना उसी के साथ नॉट को ले आना, उसको पीछे मत छोड़ना। इजंट, इजंट शी योर सिस्टर, इजंट इट योर्स, इजंट ही अवेलेबल राइट नाउ, क्या वो अभी अवेलेबल नहीं है। अब आप बनाइए, क्या आप संडे को फ्री नहीं हैं,
गिव इट अ ट्राई। अब देखो सैम्पल, इजंट ही होम, क्या वो घर पर नहीं है? आरंट यू हंग्री, तुम्हें भूख नहीं लग रही है क्या? आरंट यू हंग्री? आरंट यू हंग्री? आई एम स्टार्विंग, आरंट यू हंग्री? ऐसे ही बोलने की प्रैक्टिस करो इमोशंस के साथ। आरंट यू वरिड अबाउट इट, क्या तुम्हें इसकी टेंशन नहीं हो रही है? क्या आपको इसकी टेंशन नहीं हो रही है? आर यू नॉट इन टेंशन बिकॉज ऑफ इट? टिपिकल ट्रांसलेशन, सिंपली जस्ट से aren't you worried about it, aren't you bothered by it। पढ़ा था ना हमने bothered, अब यहीं पे bothered by वो स्टिक कर जाएगा ब्रेन में और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप इसको कितने मैजिकल तरीके से किसी और सिचुएशन में अपने आप को यूज करते हुए पाएंगे। बस बोल बोल कर ही प्रैक्टिस करना। So aren't you worried about it, aren't you bothered by it, aren't you stressed over it, aren't you happy here, क्या तुम यहाँ खुश नहीं हो? aren't you happy here? क्या वो आपके कज़न का भाई नहीं है? ट्रांसलेट दिस सेंटेंस एज वेल। अब आते हैं हम इसके सैम्पल सेंटेंसेस पर। सिंपली सारे सेंटेंसेस को बस साथ में रीड करेंगे क्योंकि अब आपको इक्वेशन समझ आ गई है। ओके, लेट्स गिव इट अ ट्राई। इज ही समवन यू कैन ट्रस्ट, क्या वो ऐसा इंसान है जिस पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं? इज ही समवन यू कैन ट्रस्ट? इज दिस योर फाइनल डिसीजन? आर यू श्योर अबाउट दिस चॉइस? एम आई अ हर्डल इन योर वे, क्या मैं तुम्हारे रास्ते में हर्डल हूँ? आर यू अ बिट बॉदर्ड टुडे, क्या तुम थोड़ा आज परेशान हो? आर यू एट होम राइट नाउ? हेलो, या हाय, आर यू एट होम राइट नाउ? ओके, आंसर क्या होगा अब बताओ? येस आई एम, और आप कह सकते हैं नो आई एम नॉट। आर यू होम राइट नाउ? कैन आई पे यू अ विजिट? ओ या श्योर। उसके बाद आओ, इज शी स्टिल ऑन द लाइन, अब आपके फ्रेंड ने पूछा कि क्या वो अभी भी लाइन पर हैं, मतलब अभी भी आप बात करो। इज शी स्टिल ऑन द लाइन और शी हैज़ डिस्कनेक्टेड द कॉल, शी हैज़ हंग अप द कॉल। तो इज शी स्टिल ऑन द लाइन? इज दिस योर ऑथेंटिक सेल्फ, कोई बहुत ही ना अच्छा बन रहा है, एकदम चटक, बहुत प्यारा। तो आपको लग रहा है यार इतना अच्छा कोई नहीं होता, गड़बड़ लग रही है, तो आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ ही लिया कि is this your authentic self? Is this your authentic self or you are just pretending? Is this your authentic self or you are just trying to act so nice? Okay, अब बात करते हैं WH questions की। देखो, जब भी आपको किसी से कोई क्वेश्चन पूछना होगा ना, उनकी लोकेशन के बारे में, तुम कहाँ हो, या फिर उनकी कंडीशन के बारे में, तुम इतना चुप क्यों हो, या फिर उनकी आइडेंटिटी के बारे में, ये तुम्हारी कौन लगती हैं। एक चीज़ कॉमन हो रही है कि जब भी हिंदी में WH क्वेश्चन होता है तो हिंदी में ना उसके बीच में आपको एक क्वेश्चन वर्ड मिलेगा। क्वेश्चन वर्ड जैसे व्हाट, वेयर, व्हाई, क्यों, कौन, कहाँ, कैसे, कब, ये सारे जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं ना, ये हिंदी में तो बीच में आते हैं, पर जब आप इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, इनकी इंग्लिश बनाते हैं, तो ये सबसे पहले आ जाते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि ठीक है, आपका आज का प्लान क्या है, तो सबसे पहले आपका प्लान क्या है, क्या सेंटेंस के बीच में आया है, पर सबसे पहले इसी की इंग्लिश बनेगी। तो व्हाट, प्लान एक होगा, तो व्हाट इज योर प्लान फॉर टुडे। इसको समझो कि ये इंटेरोगेटिव का बड़ा भाई है। जो इंटेरोगेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर है, उससे पहले आपको बस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लगानी है। वो कौन है, वो कौन है, कौन समझ आ रहा है ना, ये क्वेश्चन वर्ड है। तो हु, अब वो एक ही लड़की है या लड़का है, तो हु इज ही, हु इज शी। टाइम क्या हुआ है, व्हाट टाइम इज इट। आज तारीख क्या है, व्हाट डे इज इट। ठीक है, तो सिंपल इक्वेशन, क्वेश्चन वर्ड लगाओ, उसके बाद इज एम आर लगा दो, सब्जेक्ट लगा दो, जो बचा कुचा है वो लगा दो। वेयर आर यू राइट नाउ, अभी तुम कहाँ हो, वेयर आर यू राइट नाउ। हाय, या हेलो, वेयर आर यू राइट नाउ। हाय प्रिया, वेयर आर यू राइट नाउ। Why are you so quiet? तुम इतने चुप क्यों हो, तुम इतने चुप क्यों हो। सबसे पहले क्यों की इंग्लिश बनी है, और क्योंकि यू से बात हो रही है तो आर आ गया। Why are you so quiet today? Why are you so quiet today? अब who is responsible for this, कि इस चीज़ के लिए जिम्मेदार कौन है। अब वो एक ही बंदा एज्यूम कर रहे हैं कि हम एक ही होगा, तो इसीलिए इज आया। Who is responsible for this? I am not responsible for this. He is responsible for this. Are you responsible for this? Am I responsible for this? नेटवर्क में एक सेंटेंस आप यहाँ से पिक करें, उसको नेटवर्क में उसके बहुत सारे सेंटेंसेस बनाएं और टेलीग्राम ग्रुप में भेजते रहना। मेरे को आपकी सारे वॉइस नोट चाहिए वहाँ पर, वरना मैं नेक्स्ट लेसन और 1 महीने के बाद अपलोड करूँगी इस बार। अब देखो, इसमें कुछ सैम्पल सेंटेंसेस है, जैसे तुम अभी तक रेडी क्यों नहीं हो, उसकी कंडीशन के बारे में क्वेश्चन किया है कि अभी तक क्यों नहीं रेडी हो। वाई आर यू नॉट रेडी येट, ऐसे ही बोलना। कॉम्प्लेक्स भी लग रहा है तब भी रीड जरूर करना है। इसी तरह
मतलब देखो जैसे बच्चा होता है ना, वो सारी की सारी हिंदी एक साथ नहीं सीखता। वो कैसे सीखता है? मम्मा पापा, मम्मा आई पापा गए, खाना, भूखी, माऊ जितना सीखता है, सुनता है, सीखता है, उसको साथ के साथ बोलना शुरू करता है। तो आपको भी क्या करना है, आप जो भी मेरे साथ सीख रहे हैं उसको साथ के साथ अभी से बोलना शुरू करना है। उससे उसके अलावा आप सोचोगे मैं बहुत सारा सीख लूंगा तो जल्दी बोलूंगा, ऐसा नहीं होगा। छोटा भी सीख रहे हो उसको बस बोलना शुरू करो। वेयर इज योर फोकस? वाई इज ही ऑलवेज इन अ बैड मूड? ये पूछ रहा है कि पापा का मूड हमेशा खराब क्यों रहता है मम्मी। सो वाई इज डैड ऑलवेज in a bad mood? Why is he always in a bad mood? Why are you always in a bad mood? अब देखो जैसे ये है ना, is he, are you, is your, आप इसको भी नोट बनाकर अपनी जुबान को इसको बोलने के लिए ऐसे ट्रेन करो। Why are you, why is he, why is she, who is he, कि आपको नेचुरली याद ना करना पड़े कि किस हेल्पिंग वर्ब के साथ में कौन सा सब्जेक्ट यूज करूंगा। आपको नेचुरली सबकॉन्शियस ब्रेन में ही ये बात चली जाए कि अच्छा हाँ ठीक है, यू के साथ तो आ रही है ना, वाई आर यू, वाई इज ही, वाई इज शी। ठीक है, अब देखो फोकस कहाँ है तुम्हारा? फोकस कहाँ है तुम्हारा? वेयर इज योर फोकस? तुम्हारा बिगेस्ट सपोर्ट कौन है इस पूरी प्रोग्रेस में? मम्मी अपनी तारीफ सुनना चाहती है, तो भाई कह रहा है, तो मम्मी ने क्वेश्चन पूछा, हु इज द बिगेस्ट सपोर्ट इन योर प्रोग्रेस? टेल मी दिस, हु इज द बिगेस्ट सपोर्ट इन योर प्रोग्रेस? सेंटेंस स्ट्रक्चर देखो, हु इज एडजेक्टिव, उसके बाद जो बचा कुचा ऑब्जेक्ट है कि किसकी प्रोग्रेस में? तुम्हारी प्रोग्रेस में। हु इज द बिगेस्ट हर्डल इन योर पाथ? ये ग्रो नहीं कर पा रहा है, सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, मम्मी पूरा सपोर्ट कर रही है। मम्मी को जानना है रूट कॉज क्या है, तो मम्मी कह रही है हु इज द बिगेस्ट हर्डल। हर्डल मतलब वही रोड ब्लॉक ही हो गया कि अड़चन। हु इज द बिगेस्ट हर्डल इन योर प्रोग्रेस? हु इज द बिगेस्ट हर्डल इन योर पाथ? ठीक है। व्हेन इज योर इंटरव्यू? और फिर मम्मी कह रही है बताओ इंटरव्यू कब है? When is your interview? When is your interview? What is in it for me? वो कह रहा है मम्मी इंटरव्यू नहीं करूँगा, मैं ना स्टार्टअप शुरू करूँगा। तो मम्मी कह रही है अच्छा इससे हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, तू पैसे ही बर्बाद करता रहता है। तो मम्मी क्या कह रही है, ओके व्हाट इज इन इट फॉर अस, व्हाट इज इन इट फॉर अस। वैसे ये थोड़ा फॉर्मल इंग्लिश का भी सेंटेंस है, पर आप कैजुअल इंग्लिश में भी यूज़ कर सकते हो कि इसमें मेरा क्या फ़ायदा है। व्हाट इज इन इट फॉर मी, व्हाट इज इन इट फॉर यू, इसमें तुम्हारा क्या फ़ायदा है, व्हाट इज इन इट फॉर यू। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें, सेंटेंसेस को बार बार बोलने की प्रैक्टिस करते रहे। अब हम आ गए हैं इस लेसन प्लान के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट में, जहाँ पर हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस, और आप देखेंगे कि मैजिकली आप क्वेश्चंस भी पूछना सीख चुके हैं और उनके आंसर्स भी दे पा रहे हैं। तो क्वेश्चन है, इज शी अवेयर ऑफ दिस? क्या उसको इसके बारे में पता है? यस शी इज। इंटेरोगेटिव, आंसर तो अफर्मेटिव में ही होगा। इज शी जेन्युइनली नाइस और जस्ट एक्टिंग स्वीट? कि वो सच में अच्छी है या बस दिखावा कर रही है? इज शी जेन्युइनली नाइस और जस्ट एक्टिंग स्वीट? आंसर, शी इज़ अ स्वीट पर्सन। नहीं, यहाँ पे पॉइजन लिखा था मैंने स्लाइड बनाते हुए कुछ गड़बड़ हो गई है। तो सेंटेंस है शी इज़ अ स्वीट पॉइजन, कि वो मीठा जहर है, पता नहीं चलेगा पर बहुत प्यारी बनेगी पर वो है नहीं। तो शी इज़ अ स्वीट पॉइजन। शी इज़ हार्ड टू रीड। हार्ड टू रीड मतलब पता नहीं लगा सकते यार कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो शी इज़ हार्ड टू रीड, पता नहीं लगा सकते वॉट शी इज़ कुकिंग अप इन हर हेड। सो शी इज़ हार्ड टू रीड। इज़ ही ऑलवेज दिस क्वाइट? क्या वो हमेशा इतना ही चुप रहता है? येस, ही इज़ अ वेरी प्राइवेट पर्सन। इज इट ऑन डिस्काउंट? येस इट इज़ 70% ऑफ। येस इट इज़ 70% ऑफ। अब आप टेलीग्राम ग्रुप में कैसे प्रैक्टिस करेंगे, एक एक क्वेश्चन को भेज दो, फिर जिसने भी जो क्वेश्चन पूछा है ना, आप उसको ऐसे एज्यूम करो कि ये क्वेश्चन उसने मेरे से पूछा है। तो जैसे अगर आपने मेरी ऑडियो सुनी, इज शी अवेयर ऑफ ऑल दिस? क्या उसको इस सब के बारे में पता है? किसी भी रैंडम बंदे के क्वेश्चन को टैग करो, ऐसे उसमें पिन करो और उसको रिप्लाई कर दो, येस शी इज़ 100% अवेयर ऑफ ऑल ऑफ दिस। आई एम नॉट श्योर, मुझे नहीं पता। नो शी इज़ नॉट अवेयर ऑफ दिस येट, कि अभी वो अवेयर नहीं है। जरूरी नहीं है आपके सेंटेंस ग्रामेटिकली 100% करेक्ट हो, बस आपको एक स्ट्रक्चर मिला है, उस स्ट्रक्चर की हेल्प से कहोगे कितना बोलते हो आप सेम बात, पर क्रक्स यही है। इज़ द ट्रायल रूम फ्री? येस। नो इट इज़ ऑक्यूपाइड। क्या ट्रायल रूम फ्री है? नो इट इज़ नॉट। अब बताओ, इज़ द ट्रायल रूम फ्री? बोलो, येस इट इज़। इज़ दैट रेस्टोरेंट एनी गुड? यार वो रेस्टोरेंट अच्छा है भी या नहीं है? इज़ दैट क्योंकि दूर है, इज़ दैट रेस्टोरेंट एनी गुड? या द फूड इज़ टू गुड। इज़ दैट रेस्टोरेंट एनी गुड? अब देखो क्वेश्चंस के लिए भी ना
यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, आप इनको क्वेश्चन की ही टोन में बोलने की प्रैक्टिस करना, ठीक है? तो एक बार मेरे से पूछो, अब आपने मेरे से पूछा राइट, पूछो तो। ओके, ऑलराइट, एंड माय आंसर इज नो, इट इज ओवर हाइप्ड, नो इट इज नॉट दैट गुड, या द फूड इज प्रीटी गुड, या आई लव द ऑरा ऑफ द प्लेस। जो भी आंसर्स हैं, जो भी आपको उस रेस्टोरेंट के बारे में फील हो रहा है, उसका आंसर आपका इज एम आर की हेल्प से ही बन जाएगा। उसके बाद इज एवरीथिंग सॉर्टेड बिटवीन यू टू, क्या तुम दोनों के बीच में जो कलेश चल रहा था वो ठीक हो गया है? पहले हम क्वेश्चन को पूछेंगे एक बार और, इज एवरीथिंग सॉर्टेड बिटवीन यू टू, इज एवरीथिंग, क्या सब कुछ, इज एवरीथिंग सॉर्टेड, इज एवरीथिंग सॉर्टेड बिटवीन यू टू, ब्रेक कर लो लॉन्ग सेंटेंस को, इज एवरीथिंग सॉर्टेड बिटवीन यू टू, इज द सीट टेकन, येस इट इज, और इसका आंसर है नो इट इज स्टिल अप इन द एयर। ये फिर से एक इंग्लिश एक्सप्रेशन है, इसका मतलब है कि कुछ भी डिसाइडेड नहीं है, सब कंफ्यूजन है, कुछ नहीं पता चल रहा है, इट इज स्टिल अप इन द एयर, कि पता नहीं क्या होगा, क्या हो रहा है, ठीक है? सो is everything sorted between you two, is everything sorted between you two, nah it is still up in the air, or you can say yes it is absolutely sorted, or no it isn't। आपके आंसर्स यूनिक हो सकते हैं ग्रुप में, जिससे आपको कॉन्वर्जेशंस को और ज़्यादा एक्सटेंड करने का मौका मिले। ओके, अब आते हैं, am I too late? No, you are right on time. Are you in a hurry or can we talk? Yeah, I'm in a bit of a rush right now. Yeah, I'm in a bit of a rush right now. Are you in a hurry or can we talk? Yeah, I'm in a bit of a rush right now. Is everything okay now? No, I'm at my breaking point already. क्या सब कुछ ठीक है अब? Is everything okay now? No, I'm at my breaking point already. इतना टूटा हूँ कि छूने से बिखर जाऊँगा। Have you listened to that गज़ल? तो वो कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल बिखर जाऊँगा, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ। So I am at my breaking point already. I'm at my breaking point already. Isn't the lift working? क्या लिफ्ट काम नहीं कर रही है? No, it isn't. आप खड़े हो नीचे, लिफ्ट आ ही नहीं रही है, तो आप फ्रेंड को कॉल कर रहे हो जो रहता है 30th फ्लोर पर, तो आप पूछ रहे हो भाई लिफ्ट चल नहीं रही है क्या? Isn't the lift working? Isn't the lift working? No bro, it's not. Oh, I'm really sorry, I forgot to tell you. It isn't working. The lift isn't working. Isn't this deal a steal? दिस डील इज़ अ स्टील, ये एक इंग्लिश एक्सप्रेशन है, इसका मतलब है कि बिल्कुल सस्ते में मिल रहा है, कि बिल्कुल जैसे फ्री में मिल गया हो, इतना सस्ता है। तो दिस इज सच अ स्टील, दिस डील इज सच अ स्टील, कि इतनी अच्छी डील कहीं मिल ही नहीं सकती। तो आपने मेरे से पूछा इजंट दिस डील अ स्टील, ये डील बहुत ही ज़्यादा अच्छी नहीं है, मतलब कितने सस्ते में हमें मिल रहा है। फिर मैंने रियलिटी का सामना कराते हुए आपको बोला इट्स टू गुड टू बी ट्रू, कि इतना अच्छा नहीं होता, इट्स टू गुड टू बी ट्रू। ये जो है जो डील मिल रही है, तुम्हें एक प्रॉपर्टी मिल रही है मे बी 15 लाख रुपए में गुड़गांव में, नो नो नो, इट्स टू गुड टू बी ट्रू, कि इतना अच्छा हो ये सच नहीं हो सकता, इट्स टू गुड टू बी ट्रू, शी इज टू गुड टू बी ट्रू, ही इज टू गुड टू बी ट्रू। ओके, आर यू इनटू मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी? येस, आई एम डीपली इनटू इट। हाँ, मैं इस चीज़ में बहुत गहराई में हूँ, मैं मेडिटेट भी करता हूँ, और मैं स्पिरिचुअलिटी के थ्रू अपनी अवेयरनेस को भी अवेक करता हूँ। सो आर यू इनटू मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी? येस, आई एम डीपली इनटू इट। इज शी क्लोज टू यू? येस, शी इज़ माई हार्ट बीट। तो आपने पूछा कि क्या वो आपके करीब हैं, इज शी क्लोज टू यू? तो आपने कहा अरे वो तो मेरी जान है, मेरी डॉटर। तो आप क्या कहोगे? या माई डॉटर इज माई हार्ट बीट। येस, शी इज क्लोज टू मी कुड बी अ टिपिकल आंसर, you could rather reframe it using this beautiful word heartbeat. Yeah, she's my heartbeat. Is everything okay at home? Yeah, everything is fine. जब दोस्तों से बात करते हैं तो बोलते हैं ना घर पर सब सही है, क्या घर पर सब सही है? इंटेरोगेटिव आ गया, इंटेरोगेटिव है तो इज से शुरू होगा। इज एवरीथिंग ओके एट होम? येस, एवरीथिंग इज फाइन। येस, ऑल गुड। ओके, आर यू सीरियस और जस्ट जोकिंग? तुम सीरियस हो या बस मजाक कर रहे हो? आई एम नॉट जोकिंग एट ऑल, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आई एम डेड सीरियस, मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ। इज ही अवेयर ऑफ वॉट इज़ गोइंग ऑन? इज ही अवेयर ऑफ वॉट इज़ गोइंग ऑन? येस ही इज़। हाँ, उसको सब पता है, वो फिर भी कुछ नहीं कह रहा है। इज शी ऑलवेज दिस ड्रामेटिक? क्या वो हमेशा इतना ही ड्रामा करती है? येस, शी इज़ लाइक दिस, दिस इज हाउ शी इज एंड आई हेट दिस अबाउट हर। वाई इज ही ऑलवेज अराउंड यू? वो हमेशा तुम्हारे आसपास ही क्यों घूमता रहता है? ही इज वेरी क्लिंगी। क्लिंगी मतलब बहुत चिपकू आदमी। सो येस, ही इज वेरी क्लिंगी। जैसे छोटे भाई बहन होते हैं ना, दे आर वेरी क्लिंगी बट दे आर वेरी स्वीट।
वाई आर यू सो क्वाइट टुडे, तुम आज इतना चुप क्यों हो? नथिंग लाइक दैट, आई एम जस्ट बर्नड आउट। एक और फ्रेजल वर्ब है, ये उठा लो, इसको एडजेक्टिव की तरह यूज हुई है, जिसमें वो बता रहा है कि मैं काम कर करके ना बहुत ज्यादा जल गया हूँ, जैसे बर्नड होता है ना, जैसे जली हुई ब्रेड होती है मेरी वैसी हालत हो गई है। सो इट्स जस्ट आई एम बर्नड आउट, आई एम जस्ट बर्नड आउट, नथिंग लाइक दैट, मैं चुप नहीं हूँ। इट्स जस्ट आई एम अ लिटिल बर्नड आउट, कि मैं थोड़ा सा मतलब थक गया हूँ, एग्जॉस्टेड हूँ, ड्रेन्ड हूँ। Why are you on his side all the time? Why are you on his side all the time? Why are you on his side all the time? देखो, अगर आप मेरे साथ अभी तक प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो तुम्हारी फ्लुएंसी कम से कम 10, 20, 15% बेटर हो गई होगी, अगर तुमने अभी तक मेरे साथ प्रैक्टिस करी है। डू शेयर योर ऑनेस्ट फीडबैक विद मी, क्योंकि बहुत एनर्जी लगती है ऐसे हर इतनी सारी स्लाइड्स, इतना सारा कंटेंट बनाना, और फिर उनको इस तरह प्रैक्टिस कराना, सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट के लिए कि इस तरह पढ़ाने से क्या आपकी फ्लुएंसी जल्दी इंप्रूव होगी। तो प्लीज़ अपना फीडबैक जरूर बताइएगा। I'm on the right side. No, I'm not on his side. I'm not on his side. I'm not on his side. I am on the right side. I'm not on his side. I'm on the right side. Where the hell are you? I'm stuck in a terrible traffic. Where the hell? कहाँ ही हो तुम? So where the hell are you? I'm stuck in terrible traffic. मैं बहुत ही बुरे ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ। Where are my keys? They are on the kitchen counter. अब आपकी बारी। Where are my keys? ऐसे ही पूछो गुस्से में, Where are my keys? मैंने आंसर दिया, they are on the kitchen counter। ठीक है। What is the point of all this? इस सब का क्या फायदा? What is the point of all this? इसका मतलब क्या मतलब है ये ड्रामा करने का? या it's not worth my time either. ईदर लगा लूँ यहाँ पर ना, ईदर को भी समझो, जैसे मैंने कहा, हाँ ये मतलब सही कह रहे हो आप, मेरे पास भी इतना फालतू टाइम नहीं है कि मैं इसको एग्जैजरेट करूँ। सो या इट्स नॉट वर्थ माई टाइम ईदर, कि अगर आपका ये टाइम वर्थ नहीं कर रहा है तो मेरा भी नहीं कर रहा है। या इट्स नॉट वर्थ माई टाइम ईदर। Who is your favorite singer? Jagjit Singh is my favorite singer because his songs are timeless. His songs are timeless. अब आप अपना favorite singer की ही audio record करना. So who is your favorite singer? Who is your favorite cricketer? Who is your favorite actor or actresses? Who's your favorite cartoon character though? Why are you in such a hurry? तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? Why are you in such a hurry? इतना प्यारा कंटेंट है ना, ये तुम्हें कहीं मिलेगा ही नहीं। इन सबके नोट्स बनाना, और सिर्फ खुद मत पढ़ना, और लोगों को भी पढ़ाना शुरू करो, खुद ही पढ़ाना शुरू करो, या वीडियो का लिंक शेयर कर देना। बट डू मेक योर नोट्स, ओके। Why are you in such a hurry? Why are you always in such a hurry? Why are you always in such a hurry? Why are you in such a hurry? इतनी जल्दी में क्यों हो? Why are you in such a hurry? Why are you in such a hurry? I'm running late. मेरे को लेट हो रहा है। I'm running late. What is wrong with her? दिक्कत क्या है यार? उसको दिमाग में क्या प्रॉब्लम क्या है? What is wrong with her? She is out of her mind today. आज उसका दिमाग खराब हो गया है. She is out of her mind today. What is wrong with her? What, I don't know what is wrong with her. What is wrong with her today? उसे आज हुआ क्या है? मतलब she is acting up so weird. तो आपने कहा she is out of her mind today. She is out of her mind today. Which way is the restroom? It is on the left. देखो, where is the washroom? Where is the restroom? Where is ना लगाकर आप कह सकते हैं which way, कि किस तरफ है, किस डायरेक्शन में है। which way, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है। which way, कौन सा रास्ता। which way is the restroom? It's on the left. Where are you? I'm at the office. I'm at work. इसमें at the office नहीं, आप कहना I'm at work. I'm at home. I am somewhere out of reach. Where are you at the moment? I am at the front gate. देखो, इसमें पूछा है आप मेरे घर आ रहे हो, ठीक है, और मेरे को आप पूछ रहे हो कि मेरे को रास्ता नहीं मिल रहा है, तो मैं कहूँगी कि आप इस समय कहाँ पर हैं। Where are you at the moment? तो मैं कहूँगी I am at the front gate. हाँ, मतलब I just want you to receive me, right? चलो, why are you so quiet all of a sudden? अचानक से इतने चुप क्यों हो गए? I'm not in the right headspace. मेरा दिमाग अभी सही नहीं है, मुझसे बात मत करो। इसका मतलब कुछ तो तुम्हें बहुत बुरा लग गया है, पर तुम वो बताना नहीं चाहते हो, तो तुम बात को इग्नोर कर रहे हो कि yeah, I'm not in the right headspace right now, so please just don't talk to me. Why are you at odds with everyone lately? तुम्हारी आजकल हर किसी से ही लड़ाई क्यों हो रही है? At odds मतलब फ्रिक्शन चल रहा है, मतलब सही नहीं चल रही है चीज। So why are you at odds with everyone lately? I'm not at peace with myself, कि मैं खुद ही शांत नहीं हूँ, इसलिए मैं सबसे लड़ाई कर रहा हूँ। There is a lot of inner conflict. वो अंदर बहुत ज़्यादा
युद्ध चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट, इनर कॉन्फ्लिक्ट मतलब बहुत ज़्यादा थॉट्स का फ्रिक्शन है कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, ये क्या है, वो क्या है, मैं ये करूँ कि मैं वो करूँ. सो दिस फीलिंग इज कॉल्ड इनर कॉन्फ्लिक्ट. सो देयर इज अ लॉट ऑफ इनर कॉन्फ्लिक्ट. आई एम स्टक इन अ मेंटल लूप, आई एम स्टक इन अ मेंटल लूप. और यहाँ पर लाइफ लेसन का भी एक इंपॉर्टेंट लेसन, अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं तो आप ये समझें कि ब्रेन ओवरथिंक सिर्फ तब शुरू करता है जब उसके पास उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता. तो वो कॉन्स्टेंटली एक ही लूप में चीज़ों को सोचता रहता है. इसे ही कहते हैं मेंटल लूप में फंसना. अगर आप थोड़ा भी सेल्फ अवेयर हैं तो जब भी ओवर थिंकिंग स्टार्ट करो तो खुद को मिरर करके समझो कि इससे it's not going to help me, so there is no point overthinking about it. I need to do something else to fix the problem, or just shift your focus completely on something else, because if you keep thinking about it, it's just not going to take you anywhere. तो उससे बेहतर है कि उस चीज़ के बारे में अभी बिल्कुल भी मत सोचो, किसी और चीज़ के ऊपर फोकस करो. देखो एक चीज़ और, अगर कोई प्रॉब्लम आपको बहुत बड़ी लग रही है ना, तो उससे बड़ी प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करो, वो खुद छोटी लगने लगेगी. वॉट इज सो स्पेशल अबाउट दिस प्लेस, इस प्लेस की क्या खासियत है? या देयर इज समथिंग इन द एयर हियर. यार यहाँ की हवा में ना कुछ तो बात है. देयर इज समथिंग इन द एयर हियर. सेकंड सेंटेंस, इट्स द परफेक्ट स्केप फ्रॉम द नॉइस ऑफ द सिटी. इट्स द परफेक्ट स्केप, ये एक बहुत अच्छी जगह है जब मैं हसल बसल से लाइफ की और सिटी के शोर से थक जाता हूँ, तो यहाँ पर आकर मैं थोड़ा सा स्केप करके अपने आप को वाइंड अप कर लेता हूँ. तो कंप्लीट सेंटेंस क्या है? इट्स अ परफेक्ट escape from the hustle and bustle of the city. It's the perfect escape from the noise of the city. It's the perfect escape from the noise of the city. आप इन सेंटेंसेस को ना एज अ टंग ट्विस्टर्स भी यूज़ कर सकते हो. टंग ट्विस्टर्स ही प्रैक्टिस करने से फ्लुएंसी नहीं इंप्रूव होगी, पर इस तरह के जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैं उनको साथ में मिलाकर प्रैक्टिस करो. आओ एक बार और फिर से बोलते हैं. देयर इज समथिंग इन द एयर हियर. There is something in the air here. It is perfect escape from the noise of the city. It's the perfect escape from the noise of the city. अब मैंने आपसे पूछा, why do you like this place so much? आपको ये जगह इतनी पसंद क्यों है? Why do you like this place so much? तो आपने कहा, there is something in the air here. There is something in the air here. And to be honest, like it's a perfect escape from the noise of the city for me. So I often come here whenever I get burnt out. I usually come here to spend my evenings. अब है होमवर्क की बारी. तो इंग्लिश वॉरियर बुक में जो आपका लेसन 1 है, अगर आपके पास ये बुक है तो आपका जो डे 1 का क्वेश्चन आंसर्स हैं ये आपको कंप्लीट करने हैं. अगर आपके पास बुक नहीं है तो मैं इन दोनों पेजेस का स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर कर दूंगी ताकि आप अपना होमवर्क कंप्लीट कर पाएँ और मैं सुकून से सो पाऊँ कि तुम लोग भी मेहनत कर रहे हो. बाकी अगर आपको इंग्लिश वॉरियर बुक खरीदनी है तो ये अमेजोन पर अवेलेबल है. बट इफ़ यू वांट टू लर्न पावरफुल इंग्लिश एक्सप्रेशंस टू कलर योर लैंग्वेज, देन यू कैन कंसिडर बाइंग माय सेकंड बुक विच इज़ चीट कोड्स. और अगर पैसे खर्च करने का कोई इरादा नहीं है, नो वरीज एट ऑल, आई विल गेट यू कवर्ड. ये था हमारा फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स का डे 4. मैं मिलती हूँ आपसे एक छोटे पर थोड़े से लंबे ब्रेक के बाद एक बहुत पावरफुल वीडियो के साथ जो होगी डे 5 वीडियो, और मैं उसमें आपके लिए ग्रामर ही कवर करूँगी. कोई सजेशंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं. थैंक यू.